हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेड गुरु में। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक प्रीवियस पेपर सीरीज़ शुरू की है जिसमें 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम की कैसी तैयारी हुई है, साथ ही साथ सीटेट में किस तरह के पेपर आते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि जो भी वैसे स्टूडेंट हैं जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, होता क्या है, या फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एक टेंशन होती है कि हमको फर्स्ट टाइम पे सारे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और उनके जहन में ये बात होती है कि क्या फर्स्ट टाइम पे हम सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, या अब तक जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने जो भी अटैम्प्ट किए हैं, एक अटैम्प्ट किया, दो अटैम्प्ट किया, तो वो क्यों एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, वजह क्या है? इसका वजह यह है कि इंग्लिश में कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी परफेक्शन के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जितना भी आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाओगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ये मैंने जो शुरू किया है प्रीवियस पेपर सीरीज़, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, और आपने जो तैयारी की है उस तैयारी से एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप कितने सक्षम हो। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आज मैंने क्वेश्चन लिया है वो सीडीपी से लिया है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। इसके जो है आपको पता ही है कि जितना भी सिलेबस है सबसे 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो हम लोग जितने भी सीटेट के पेपर हैं सभी के प्रीवियस पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये जो है 2011, ठीक है, में आ चुका है। ये हम लोग 2011 से अपना प्रीवियस पेपर सीरीज़ का क्लास जो है शुरू करेंगे, और अब तक जितना भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है सबको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द वाली, यहाँ पे खाली स्थान है, की ओर संकेत करती है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। अब यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द वाली, मतलब इनमें से कौन पाठ्यचर्या शब्द वाली की ओर क्या कर रहा है? संकेत करता है। इसका सही आंसर होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब पाठ्यचर्या विद्यालय का क्या होता है? एक संपूर्ण कार्यक्रम होता है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी क्या करता है? प्रतिदिन अनुभव करता है। ठीक है, इसलिए पाठ्यक्रम इस प्रकार संवर्धन किया जाना चाहिए कि क्या हो, जिससे कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो भी निचली कक्षाएं हैं, ठीक है, उसमें जो शिक्षण का खेल पद्धति का मूल रूप किस पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन है शारीरिक कक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दूसरा है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यानी निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित होता है, वो किसके ऊपर होता है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है? बढ़ता है, उसका विकास होता है। ठीक है, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से क्या होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या होती है? आधारित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है
एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिय करता है। ये किससे संबंधित है? चलिए, क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बच्चा जो है वो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? चलिए, ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया और अभिवृत्ति नियम, चौथा है सीखने का तत्परता नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी सीखने का प्रभाव नियम। अब देखिए, सीखने का प्रभाव नियम होता कैसे है? तो सीखने का प्रभाव नियम क्या करता है? अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? चलिए, सभी को पता होगा डिसलेक्सिया का जो है ना किससे संबंध होता है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? मानसिक विकार, दूसरा है गणितीय विकार, तीसरा है पठन विकार और चौथा है व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? पठन विकार होता है। ठीक है, पठन विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया होता क्या है कि डिसलेक्सिया क्या है? एक अधिगम विकलांगता है जिसमें बच्चों को क्या होता है, ठीक है, जो भी लेखन प्रणाली होती है उसको पढ़ने लिखने में क्या होती है? समस्या होती है। ठीक है, यानी वो मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्यांकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। ठीक है, यानी वो किसी भी भाषा को अच्छे से लिख पढ़ नहीं पाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता है, उसको जो है क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए, जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है अन्य समान बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा है विशेष विद्यालयों में, चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए? तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1, अन्य समान बच्चों के साथ। क्यों अन्य समान बच्चों के साथ? क्योंकि विशेष विकलांगता आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा इससे इनके विकास के लिए विद्यालयों के वातावरण और शिक्षकों के इनके प्रति व्यवहार भी क्या होगी? सुधार होगी, यानी कोई फीलिंग्स नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब वो सामान्य बच्चों के साथ रहेंगे, ठीक है, तो टीचर्स भी क्या करेंगे? उनके साथ जो है एक नॉर्मल बिहेव करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा कि इनके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे जो व्यवहार मानसिक बच्चों के साथ समान बच्चों के साथ की जाती है, वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। यहाँ पे खाली स्थान है। चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, तीसरा है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यानी कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? पहला है सृजनात्मक विचार, दूसरा है दूसरों के साथ झगड़ा करना, तीसरा है अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथा है जिज्ञासा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ा, यानी दूसरों के साथ झगड़ा प्रतिभाशाली होने का
संकेत नहीं है। ठीक है, दूसरों के साथ आप झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, आपका आचरण खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी प्रतिभा को प्रभावित करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन क्या है, पियाजो को, पैलाओ को, कोहलबर्ग को, स्किनर को। सही ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजो को जाता है। ठीक है, चलिए जीन पियाजो कौन थे, आपको पता ही होगा। जीन पियाजो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उन्हें पियाजो का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में ये काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि, यानी कृतिका जो है घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में क्या करती है, स्कूल में बहुत बात करती है। वो ये क्या दर्शाता है? पहला है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा है इसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती है क्योंकि घर में उसकी बातों को मान्यता नहीं मिलती है। विद्यालय में काफ़ी बात करती है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, यानी उसके थॉट्स को पसंद किया जाता है स्कूल में, दैट्स वाई। ठीक है, वो अपने थॉट्स को लोगों के सामने रखती है, अपने विचारों को लोगों के सामने, अपने स्कूल में टीचर्स और अपने क्लासमेट के सामने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन। तीसरा है मीडिया मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये उद्देश्य किससे संबंधित है? ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अब होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरण, संवेग, चरित्र विकास एवं वृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मक रुचियां इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण। क्या है अभिप्रेरण सीखने की प्रक्रिया में? पहला है शिक्षार्थियों के स्मरण शक्तियों को पैना बनाती है। दूसरा है पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। चौथा है शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी जो भी शिक्षार्थी होते हैं उनको सीखने क्या जो रुचि होती है, जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसको क्या करता है? विकसित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, अभिप्रेरण का काम क्या होता है? मोटिवेट करना, प्रेरित करना, यानी उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना, उनकी रुचि को बढ़ाना। ठीक है, उनके अंदर विकास करना, डेवलप करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा है शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चलिए चौथा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। चलिए सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी सीखना समृद्ध तभी हो सकता है, ठीक है, जब
वास्तविक दुनिया से जो भी उदाहरण है उनको कक्षा में लाया जाए, ठीक है, जिससे विद्यार्थी क्या होंगे, एक दूसरे से अंतः क्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या करेगा, सुगम बनाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती, यानी कौन सा ऐसा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता में नहीं आता है। चलिए पहला है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा है सीखना लक्ष्योन्मुखी है, बिल्कुल सही है। और चौथा है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, यह भी तो सही है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी ये कहना कि शैक्षणिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बच्चा जो है हर जगह अधिगम प्राप्त कर सकता है, चाहे एक शैक्षणिक संस्थान में भी, घर के अंदर भी, और जिस समाज में वो रहता है वहाँ भी वो क्या कर सकता है, अधिगम कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। चलिए ऑप्शन क्या है, को निचले स्तर के काम करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा है कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या है कि साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी 5वीं कक्षा में जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से क्या करना चाहिए, उनको उनकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कक्षा में हर बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। कक्षा में अगर कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके साथ भी सामान्य व्यवहार होना चाहिए, जैसे एक सामान्य बालकों के साथ होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उस विषय को सीडी, ऑडियो कैसेट आदि उन्हें सहायता रूप उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वो उसकी मदद से विषय वस्तु और तथ्यों को क्या कर सकें, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। चलिए आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसके लिए, शिक्षक के लिए मानी जाती है। पहला है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य दृढ़ता, तीसरा है शैक्षणिक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, चौथा है अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्राथमिक स्तर पे सबसे अच्छे शिक्षक होने की महत्वपूर्ण जो विशेषता वो क्या है, धैर्य और दृढ़ता है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि विद्यालय में सभी छात्र क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, कोई नॉर्मल होता है, कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। चलिए इसके लिए सभी छात्रों को क्या करना है, समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना जरूरी है, यानी उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चलिए कौन सी ऐसी अवस्था है, पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी वो अवस्था तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं को विषय रूप में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बालकों में बुद्धि के क्रमिक विकास के जीन पियाजे ने क्या किए, चार अवस्थाओं में क्या किया, बांट दिया इसको। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा क्या है जो जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ फिर उसके बाद क्या है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो क्या होता है जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होती है। और तीसरा होता है मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। और चौथा क्या है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो क्या होता है 7 से 11 वर्ष तक के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी एक शिक्षक जो है वो एक लोकतांत्रिक स्वभाव का है और विद्यार्थियों को क्लास में कहीं भी बैठने का परमिशन दे देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदलें। तीसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चौथा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या करना चाहिए? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि एक शिक्षक जो है वो स्वतंत्र नेचर का है, ठीक है, तो उसने बच्चों को परमिशन दे रखी है कि वो क्लास में कहीं भी बैठ सकता है। तो इससे क्या होता है कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ रहे होते हैं, कुछ चर्चा कर रहे होते हैं, कुछ अकेले बैठे होते हैं, ठीक है, कुछ बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक अभिभावक यानी गार्जियन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? चलिए सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको बढ़ावा किसने दिया? पहला है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पावलोव, तीसरा है जीन पियाजो और चौथा है वाइगोत्स्की। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यानी बच्चों का जो बौद्धिक विकास है उसकी 4 विशिष्ट अवस्था कौन सी है? ठीक है, इसकी पहचान की गई किसके द्वारा की गई है पहचान? कोहलबर्ग द्वारा, एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजो द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, ठीक है, इसकी पहचान किसने की है? पियाजो के द्वारा इसकी पहचान की गई है, ठीक है। अभी इससे थोड़ी देर पहले क्या मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है किशोरावस्था में, दूसरा है प्रौढ़ावस्था में, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था में और चौथा है बाल्यावस्था में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी बच्चा जो है समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किस अवस्था में? किशोरावस्था में, ठीक है। चलिए किशोरावस्था होता क्या है? यानी उसको टीन एज कहते हैं। 12 से लेकर क्या होता है 18 तक होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच
विकास और समायोजन की वो अवस्था होती है जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनाने का दिल करता है। ठीक है, जगह जगह घूमने जाने का दिल करता है। ठीक है, और वो अपने अंदर क्या करता है, ठीक है, लिंग से संबंधित बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे बदलाव को भी महसूस करता है। खैर, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। यानी बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें माता पिता की कौन सी भूमिका होनी चाहिए। नकारात्मक है, दूसरा है अग्रोन्मुखी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा है तटस्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। यानी बच्चों के विकास की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका के अंतर्गत क्या करना है कि माता पिता को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना है। यानी उनकी हेल्प करना है, उनके विकास में, उनके सीखने में। ठीक है, उनको नई नई चीज़ों की जानकारी देना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। यानी विकास कभी खत्म नहीं होगा। यानी एक व्यक्ति जब तक जीवित है क्या होता है, उसका विकास होता रहता है। ये किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है। वो हमेशा अभिगम यानी सीखता रहेगा, उसका विकास होता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? यानी पूछ रहा है कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या किया जाता है? अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है सभागार और चौथा है घर। चलिए हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषा कहाँ हो सकती है? विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी बुद्धिमान बच्चे का कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, दूसरा है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तीसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और चौथा है वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। यानी बुद्धिमान जो बच्चे होते हैं वो लंबे निबंधों को रटते नहीं हैं। ठीक है, बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, बुद्धिमान बच्चे क्या होते हैं कि लंबे लंबे जो निबंध होते हैं उसको आसानी से वो रट लेते हैं, उसके अंदर क्षमता होती है रट लेने की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, चौथा है कक्षा में एकदम खामोशी। चलिए तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कौन सा है हमारे पास? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है अपने टीचर से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चों को बहुत अभिप्रेरित तरीके से शिक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु के बारे में उन्हें बताया जा रहा है वो अच्छे से उसके बारे में क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ क्या है, संबंध नहीं है। पहला है सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और चौथा है संगति की आवश्यकता। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला है बोध बढ़ाने की तकनीक से, दूसरा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा है मन का चित्र बनाने से, और चौथा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी मन का मानचित्र संबंधित किससे है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी रिसर्च से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, पहला क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, दूसरा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तीसरा है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और चौथा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अक्षमता के अनुरूप अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, यानी शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को क्या करना है? ठीक है, सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित तथा उन्हें दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका का प्रयोग करना है। ठीक है, छात्रों की योग्यता के अनुरूप शिक्षक खेल विधि करके सीखना, परीक्षण द्वारा सीखना, ठीक है, या योजन विधि, खोज विधि इत्यादि का प्रयोग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पियाजो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से एक ऊपर। ठीक है, चौथा है तीसरा है संवेदिक प्रेरक अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के लिए होती है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी पियाजो के अनुसार, ठीक है, कि बच्चों के अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो तार्किक चिंतन की अवस्था है वो अवस्था कौन है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से एक ऊपर होती है। ठीक है, चलिए पियाजो के अनुसार 11 वर्ष या उससे ऊपर की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में क्या करता है? तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मक का पोषण करता है? पहला है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करके एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, तीसरा है विद्यालय जीवन के आरंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और चौथा क्या है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को
कोचिंग करना। चलिए, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण कौन करता है? तो हर एक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप भी अगर जो है सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और तो हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस में मैं प्रीवियस पेपर सीरीज़ के दौरान मैं प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन अपलोड करूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए खुद को, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, जुलाई में ही एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।